हेलो एवरीवन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मुस्लिम लॉ सीरीज का आज का ये लास्ट एपिसोड है। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में मैंने आपको मुस्लिम लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पूरी सीरीज यूजफुल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने ये सीरीज को नहीं देखा है, आपको लिंक प्लेलिस्ट का दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप इसको जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गार्जियनशिप अंडर द मुस्लिम लॉ। गार्जियनशिप कितने तरह की होती है, कब गार्जियनशिप माँ को दी जाती है या कब पिता को दी जाती है, क्या राइट्स हैं या क्या ऑब्लिगेशंस है, और कोर्ट किस ग्राउंड पे गार्जियनशिप देता है। तो ये सब टॉपिक हमें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हु इज माइनर, क्योंकि गार्जियनशिप माइनर को ही दी जाती है। एक बात ये जानना बेहद जरूरी है कि जब भी मुस्लिम लॉ में या फिर किसी भी पर्सनल लॉ में गार्जियनशिप की बात तभी होती है जब दो पार्टीज अलग रह रहे होते हैं, फिर चाहे वो डिवोर्स की वजह से रह रहे हो या फिर कोई और डिस्प्यूट की वजह से रह रहे हो। तभी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि बच्चा अब किसके पास रहेगा। तो जो एज ऑफ मेजॉरिटी की बात करें तो मुस्लिम लॉ में 15 साल की बताई गई है, जिसे एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ मैरिज, डॉवर और डिवोर्स में ही एप्लीकेबल होगा। बाकी मामलों के लिए इंडियन मेजॉरिटी एक्ट ऑफ 1875 जो है वो अप्लाई होता है, जिसमें मेंशन किया गया है कि एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ईयर्स की होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति दो तरह से अप्लाई कर सकता है गार्जियनशिप के लिए, या तो वो अपने पर्सनल लॉ के थ्रू अप्लाई कर सकता है या फिर गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के अंतर्गत वो अप्लाई कर सकता है। तो हम बात करते हैं अब काइंड्स ऑफ गार्जियनशिप की, जिसे विलाया भी कहते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर। फर्स्ट है गार्जियनशिप ऑफ पर्सन, जिसे हिजानत भी कहते हैं। ये यहाँ पे कस्टडी के ऊपर बात की गई है। इसके अंदर बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी, इसके ऊपर। सेकंड है गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें माइनर की कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी देखभाल के लिए कोई गार्जियन अपॉइंट किया जाता है। और तीसरा है गार्जियनशिप ऑफ मैरिज, यानी माइनर की शादी कराने के लिए गार्जियन अपॉइंट किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले काइंड्स की, जिसका नाम है गार्जियनशिप ऑफ पर्सन, जिसे हिजानत भी कहते हैं। इसमें जो राइट्स होता है वो फादर या फिर फादर्स फादर का, यानी दादा का होता है। सुन्नी और शिया लॉ दोनों में भी यही बच्चे के नेचुरल गार्डियन कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन इसके पहले कस्टडी का जो राइट्स होता है वो मदर का होता है। इसके बाद ही फादर या फादर्स फादर यानी दादा का होता है। मदर्स कस्टडी का जो राइट है अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ वो है 7 साल तक का अगर वो लड़का है तो, और अगर वो लड़की है तो वो रहेगा 15 साल तक का, यानी एज ऑफ प्यूबर्टी तक का रहेगा। लेकिन शिया लॉ में ये राइट जो है वो लड़के का रहेगा 2 साल तक का और लड़की का रहेगा 7 साल तक का। अगर कोई इनलिजिटिमेट चाइल्ड है तो उसका कंपलसरी राइट उसके माँ के पास रहेगा या फिर उसके माँ के रिलेटिव्स के पास रहेगा। हनफी लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई मदर इनकेपेबल है माइनर की कस्टडी के लिए तो कुछ रिलेटिव्स जो मेंशन किए गए हैं उन्हीं के पास ये ट्रांसफर किया जा सकता है राइट्स को। तो कौन कौन मदर्स, जो वुमेन की लिस्ट है अब वो हम देखते हैं कौन कौन है इसके अंदर। तो लेडीज की बात करें तो सबसे पहले आता है मदर्स मदर या फिर उनके ऊपर जो क्लास आएगा वो, जैसे कि नानी या नानी की माँ या उनकी माँ, इस तरह से। सेकंड है फादर्स मदर, सेम जैसा दादी या दादी उनके माँ, इस तरह से जो अपर क्लास जाएगा उनकी ओर। तीसरा है फुल कंसेंजाइन यूट्राइन सिस्टर एंड देयर डॉटर। और चौथा है मैटरनल एंड पैटर्नल आंटीज। अब बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ हिजानत इन सर्टन केसेस। तो ऐसे कौन से ग्राउंड है जिसमें मदर की कस्टडी के राइट्स या फिर फीमेल के राइट्स जो है वो टर्मिनेट हो सकते हैं। लेकिन इसके पहले ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि मदर के जो राइट्स है कस्टडी के, अगर उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दिया है तब वो टर्मिनेट नहीं होगा। अगर वो प्रूफ करती है कि वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी रही है डिवोर्स के बाद भी और वो केयर कर सकती है बच्चे का, तो ये राइट जो है कस्टडी का वो कंटिन्यू रहेगा एक सर्टन एज तक। जैसे कि हमने पहले देखा कि एक लड़का है तो 7 साल और लड़की है तो 15 साल तक का सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग। तो कौन से ग्राउंड है जिसमें ये राइट्स टर्मिनेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इफ शी इज इमोरल, अगर वो एक इमोरल लाइफ जी रही है या फिर वो प्रोस्टिट्यूट बन गई है या फिर वो एडल्ट्री कर रही है या फिर उसने ऐसे व्यक्ति से शादी की है जो कि उसके बच्चे के प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आते हो, ये राइट तब डिसॉल्व या रिवाइव हो जाएगा जब ये मैरिज डेथ या डिवोर्स से खत्म हो गया है। और
अगर वो मदर ऐसी जगह रह रही है जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस पे है फादर से, और वो देख नहीं सकता बच्चे को, मिल नहीं सकता उस कंडीशन में, या फिर वो मदर अगर निग्लेक्ट कर रही है बच्चे को, प्रॉपर केयर नहीं कर रही है, तो इस सिचुएशन में भी ये राइट टर्मिनेट हो सकता है। बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है मदर के कस्टडी में देने से पहले। अब हम बात करते हैं सेकेंड काइंड ऑफ गार्जियनशिप की, जो है गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कोई माइनर की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके टेक केयर के लिए किसी गार्जियन की जरूरत होती है। कोर्ट की तरफ से गार्जियन अपॉइंट किया जाता है या फिर उसका नेचुरल गार्जियन जो होते हैं वो टेक केयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 टाइप्स ऑफ पर्सन जो है हु कैन बी ए गार्जियन ऑफ स्मॉलर प्रॉपर्टी। तो कौन कौन है वो देखते हैं। फर्स्ट है लीगल और नेचुरल गार्जियन। मदर कभी भी लीगल गार्जियन के तौर पे एंटाइटल नहीं होती, उसके लिए फादर या फादर्स फादर को ही कंसिडर किया जाता है लीगल गार्जियन के लिए। लेकिन फादर्स फादर जो है यानी दादा जो है वो अगर उस मदर को अपॉइंट कर सकते हैं एज एन एग्जीक्यूटर, फिर तो वो उसकी गार्जियन बन सकती है। तो इसमें केस लॉ भी है, सैयद शाह गुलाम घोषे वर्सेस सैयद शाह अहमद। इस केस में कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि मदर इज नॉट एंटाइटल्ड एज राइट टू बी लीगल गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। तो डायरेक्टली नहीं बन सकती, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे कि फादर्स फादर ने अगर उनको अपॉइंट कर दिया है कि एग्जीक्यूटर के तौर पे, तो वो बन सकती है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो गार्जियन अपॉइंट बाय द कोर्ट। अगर माइनर का कोई गार्जियन नहीं है तो इस कंडीशन में कोर्ट अपॉइंट करती है मदर को एज द गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। या फिर फादर मदर में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो तब भी कोर्ट अपॉइंट कर सकती है। तो क्या मैटर्स वो कंसिडर करता है कोर्ट जब वो अपॉइंट करती है, तो वो देखते हैं वेलफेयर ऑफ द माइनर, यानी बच्चे का फायदा क्या होगा, बच्चा किसके साथ जाने में ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ये कोर्ट देखेगा मैटर को। सेकेंड जो है एज एंड सेक्स ऑफ द माइनर, द कैरेक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ द प्रपोज्ड गार्जियन, यानी कि एज वो बच्चे की क्या है, किस सेक्स से वो बिलोंग करता है, बॉय है या गर्ल चाइल्ड है, या फिर उसकी कैपेसिटी और कैरेक्टर देखा जाएगा गार्जियन का कि वो कैपेबल है या नहीं टेक केयर करने के लिए, उसका क्या रिलेशन है बच्चे के साथ वो भी देखा जाएगा। उसके डिसीज्ड पेरेंट्स की क्या विश थी, बच्चे को किसके पास रखा जाएगा अगर वो मर रहे हैं, या फिर उनकी कोई विश थी कि बच्चा फला व्यक्ति के पास रहेगा, तो ये भी देखा जाएगा। जो थर्ड पॉइंट है, इसके बाद अगर बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट है तो उसकी चॉइस को भी यहाँ पे अहमियत दी जाएगी, जैसे कि वो किसके साथ रहना चाहेगा। इस तरह की जहाँ पे सिचुएशन होती है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है बिटवीन गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 एंड द पर्सनल लॉ के बीच में, तो ऐसे में हमेशा गार्जियन एंड वार्ड एक्ट को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी रादर देन द पर्सनल लॉ। यहाँ पे एक फेमस केस लॉ है रफीक वर्सेस श्रीमती बशीरन। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, डी फैक्टो गार्जियन। ये वो गार्जियन होते हैं जो खुद से ही अपॉइंट हो जाते हैं गार्जियनशिप के लिए। नेचुरल गार्जियन के अलावा यानी फादर और फादर्स फादर के अलावा जितने भी गार्जियन हैं वो डी फैक्टो गार्जियन में कंसिडर किए जाते हैं। अब हम थर्ड काइंड की बात करते हैं जो है गार्जियनशिप ऑफ मैरिज। बच्चे के शादी के लिए जो गार्जियन होते हैं या अपॉइंट किए जाते हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले फादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर उसके बाद ब्रदर और बाकी मेल रिलेशन को कंसिडर किया जाता है। लेकिन शिया लॉ में सिर्फ फादर या फिर फादर्स फादर को ही उसके ऊपर के जो भी है वो गार्जियनशिप के तौर पे उनको कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर वो भी किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो अपना राइट खो देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।